Hello friends, welcome again. I am Kumar. Here we are discussing the second part of the August first week current affairs, and I definitely sure that if you will watch this video completely one time, you will not need to read any current affairs book. Okay? Please, I will suggest that please share this video as more as possible and subscribe my channel Pale Chalo and like this video. Okay? So next news is the second part of the video of August first week. ठीक है? American company implanted a chip into the body of employees. American कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के शरीर के अंदर एक ऐसी चिप डालने की योजना बनाई है जिससे उनकी आइडेंटिटी हो सकेगी या ऐसे बहुत सारे डिजिटल वर्क वो कर सकेंगे जो एक ही चिप में उनकी सारी काम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में जानते हैं। कंपनी मेड किसने बनाई? कंपनी थ्री स्क्वायर नामक एक कंपनी ने इस चिप को बनाया है। ये एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगी। दिस चिप विल वर्क एज एन आइडेंटिटी। इट इज हेल्पफुल इन द वर्कप्लेस आल्सो। ठीक है, द थ्री स्क्वायर जो कंपनी है मेड इट विद द हेल्प ऑफ स्वीडन कंपनी बायोहैक्स। एक स्वीडन कंपनी है बायोहैक्स, उसकी सहायता से स्क्वायर थ्री स्क्वायर कंपनी ने दोनों ने मिलकर इसको चिप को बनाया है। दिस विल बी इनिशिएट नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने से ये चालू हो जाएगी। द साइज ऑफ द चिप इज लाइक ए राइस ग्रेन, यानी कि चावल के दाने के आकार की है चिप। इट विल बी इंजेक्टेड इन द इनर साइड ऑफ द स्किन ऑफ थंब ऑफ एवरी एम्प्लॉय, यानी कि हर कर्मचारी के थंब के निचले हिस्से में इस चिप को डाला जाएगा। इट विल बी लिटिल मोर पेन एज ब्लड सैंपल नीडल। जिस तरह से हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके दिल से हमें दर्द होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा दर्द होगा और 2-3 दिन हल्का दर्द रहेगा, लेकिन उसके बाद ये दर्द ठीक हो जाएगा चिप डालने के बाद। लेकिन ये फिर परमानेंटली फिक्स हो जाएगी। और इस चिप में कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है जिससे इसे ट्रैक किया जा सके या हैक किया जा सके। ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, द इफ एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू इंजेक्ट इन हिज थंब इट विल बी फैसिलिटेटेड बाय ए रिंग और रिस्ट बैंड अलोंग विद अ चिप। अगर लोग बाग इसे या कर्मचारी इसे अपने हाथ में नहीं डलवाना चाहते तो क्या कर सकते हैं, या कोई टेम्पररी स्टाफ है तो वो क्या करेंगे, अब उन्हें एक ऐसी रिंग दी जाएगी जिसमें वो चिप लगी होगी, उसे रिंग पहन सकते हैं, या रिस्ट बैंड दिया जाएगा जो बैंड में उनकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये चिप है देखो दोस्तों, ये हाथ के निचले हिस्से में लगाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी चिप है और चावल लगाने के आकार की चिप है। ठीक है, दिस चिप इज बेस्ड ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ए मैन कैन लॉग इन कंप्यूटर अनलॉक टू फोन बायोमेट्रिक अटेंडेंस इजीली। ठीक है, इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। कंप्यूटर्स को अनलॉक किया जा सकता है, फोन को अनलॉक किया जा सकता है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जा सकती है इस चिप से ही। इसको केवल दिखाना है, शो करना है, जैसे मेट्रो कार्ड टच करते हैं उसी तरह से एंट्री हो जाती है, इससे भी सारे काम हो जाएंगे। दिस चिप कैन नॉट बी ट्रैक एंड हैक, देयर इज नो जीपीएस इन इट। ठीक है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। अगली जो न्यूज है दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो को दुनिया की सबसे क्लीन मेट्रो डिक्लेयर किया गया दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? मेट्रो स्टेशन डिपो और आवासीय परिसर के लिहाज से दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। प्रदूषण कम करने के लिहाज से दिल्ली मेट्रो पहले स्थान पर पहुंच गई है। सिंगापुर और हांगकांग को भी दोस्तों इसने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इसमें रोज 150 मेगावाट बिजली की खपत होती है। 20 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली की खपत इसके अंदर होती है। कुल खर्च जो होता है मेट्रो के अंदर उसका 38% केवल बिजली पे ही होता है। और इसके जो छतों पर मेट्रो स्टेशन के छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उससे बिजली उत्पादित की जाएगी जिससे मेट्रो स्टेशन के अंदर उजाला किया जा सके या लाइट किया जा सके, कम से कम बिजली की खपत हो। ठीक है, इसलिए इसको वर्ल्ड ग्रीन मेट्रो का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। In order to save energy, DMRC announced to generate 20 megawatt of solar power after adding new solar power facilities that produce 2.6 megawatt across the metro network. Okay. It also launched Swachh Chetna and Eco Club, a joint initiative of DMRC and Sri Ram College School, गुरुग्राम में श्री राम स्कूल है, उसकी सहायता से
इन्होंने जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसका नाम है स्वच्छ चेतना एंड इको क्लब टू एनकरेज स्कूल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ठीक है, दिल्ली मेट्रो ने इस तरह का प्रोजेक्ट चलाया है, इसका लॉन्च किया है, एक जॉइंट इनिशिएटिव किया है इन्होंने, स्वच्छ चेतना एंड इको क्लब। ठीक है, ये किसके सहायता से किया है, डीएमआरसी और श्री राम स्कूल गुरुग्राम में। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर। ठीक है दोस्तों, अब अगली न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण, देखिए ये इसका लोगो है स्वच्छ सर्वेक्षण का, आप देख सकते हैं 2018 का स्वच्छ सर्वेक्षण है। इसके बारे में आपको बता दूं, स्वच्छता जन आंदोलन में लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ जोड़ने के लिए जुलाई 31, 2017 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक गीत भी पेश किया गया है, जिसका शीर्षक है स्वच्छता की ज्योति जगी है। यानी कि इसका एंथम क्या है, स्वच्छता की ज्योति जगी है। इसे सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर व्यापक किया जाएगा, यानी कि इसको प्रोपोगेट किया जाएगा। ठीक है, इसे बाबुल सुप्रियो, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, आकृति कक्कड़, शान बनर्जी तथा बच्चों ने मिलकर गाया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के संदेश भी इसके अंदर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है 2019 तक, जिसका लक्ष्य है भारत को स्वच्छता की ओर ले जाना। देखते हैं पूरा होता नहीं होता, लेकिन मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण बनाया है 2018। इसके बारे में क्या पॉइंट है मैंने कलेक्ट किए हैं, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A survey to rank all the 4,041 cities and towns of the country based on infrastructure development for improved sanitation services and their sustainability and visibility impact on ground। एंथम स्वच्छता की ज्योति जगी है, यानी कि 4041 सिटीज और नगरों को और गांवों को मिलाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सैनिटेशन सर्विस चलाई जा रही है। ठीक है, उसके बारे में हम ये सर्वे करेंगे कि कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में भावना जगे। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का एंथम ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, स्वच्छता की ज्योत जगी है। अगली न्यूज दोस्तों धनराज पिल्लई के बारे में है, उन्हें भारत गौरव का अवार्ड मिला गया है ईस्ट बंगाल क्लब से। ईस्ट बंगाल क्लब क्या है, फुटबॉल क्लब है। ठीक है, ये मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये धनराज पिल्लई के बारे में। ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को ईस्ट बंगाल का के फुटबॉल क्लब के शीर्ष सम्मान, इनका शीर्ष सम्मान है भारत गौरव से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान धनराज पिल्लई को 1 अगस्त 2017 को क्लब के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के सेक्रेटरी कल्याण मजूमदार के अनुसार भारतीय हॉकी में धनराज पिल्लई का योगदान अत्यधिक है। उनके योगदान के कारण ही उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये धनराज पिल्लई हैं, इनकी फोटो है। ये फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन है। ठीक है, भारत गौरव मिला है, ये हाईएस्ट अवार्ड है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है रिनाउंड साइंटिस्ट पुष्पा मित्रा भार्गव बासिस अवे, यानी कि भारत के ये बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे पुष्पा मित्रा भार्गव, 89 साल के थे। 1 अगस्त 2017 को देहांत हो गया। प्लीज रिमेम्बर हिज नेम पुष्पा मित्रा भार्गव। वे देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार थे और देश में आधुनिक जीव विज्ञान के पितामह के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। क्या जाना जाता था, जीव विज्ञान के पितामह के रूप में। ठीक है दोस्तों, पुष्पा मित्रा भार्गव। अगली न्यूज दोस्तों क्रैकर्स के बारे में है। क्रैकर्स हम सब छोड़ते हैं दिवाली में, बहुत खुशी से छोड़ते हैं।
लेकिन छोड़ देते हैं, इससे हमारे प्रदूषण को और हमारे वातावरण को बहुत नुकसान होता है। उसमें नुकसान होने वाले जो 5 तत्व हैं वो है लिथियम, मरकुरी, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड लियड यानी कि सीसा। ठीक है, इन सभी हार्मफुल मेटल्स को यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है क्रैकर्स के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। 31 जुलाई 2017 को जारी एक निर्देश में पटाखों के निर्माण के दौरान उपयोग की जाने वाली 5 धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कौन कौन से हैं ये, मैंने बताया था आपको। लिथियम है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, लेड है। These are the harmful for environment. The decision was taken by the bench of justice headed by Justice मदन बी लोकुर, यानी कि मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में ये डिसीजन लिया गया है। ये क्रैकर्स देख सकते हैं आप। हमारे वातावरण को सुरक्षित रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो दिवाली पर कम से कम पटाखे चलाएं दोस्तों, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपने वर्तमान को जीते हैं और किस तरह से अपने भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए वर्तमान में उसी हिसाब से खर्च कीजिए कोई भी प्रकृति द्वारा दी गई चीज, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां उसको उपयोग कर सके, ना कि हमें गालियां दें। ठीक है, अगले न्यूज पर चलते हैं। नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया रिजाइन ऑन 1 अगस्त 2017। ठीक है, अरविंद पनगड़िया 5 जनवरी 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे। 5 जनवरी 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से शिक्षण क्षेत्र में जाने का फैसला किया है, यानी कि अब यहाँ से रिटायर होने के बाद कहाँ जाएंगे वो, रिजाइन देने के बाद शिक्षण क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे कर रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अरविंद भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये इनके बारे में डिटेल्स मैंने बता दिया आपको, और ये इनके बारे में मैंने पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे पहले, अब आप वहीं पर वापस जा रहे हैं। रिजाइन देने के बाद नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2015। नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज द रिनोवेशन ऑफ योजना आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का रिनोवेशन है ये। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट रिप्लेसिंग द 65 इयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था, और एक गैर संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Similar to the Planning Commission, नीति आयोग is also chaired by Prime Minister of India. इसका चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है। ये हम देख सकते हैं इनका फोटो, ये है अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है ई रकम के बारे में है। दोस्तों ई रकम क्या है, एक मंडी बनाई है सरकार ने, इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये पहला उद्यम है, इसमें स्थापित किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ई रकम एक डिजिटल पहल है जिसके द्वारा किसानों, पीएसयू, सिविल सप्लाई एवं खरीदार आदि एक मंच पर होंगे। किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने पर ई पेमेंट द्वारा उनके खाते में धनराशि मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि किसान और क्रेता और विक्रेता के बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं और दलाल होते हैं, वो ज्यादा कमीशन खा जाते हैं। तो उन कमीशन को खत्म करने के लिए सरकार ने ये एक पोर्टल चालू किया है। इस पोर्टल का नाम है ई रकम। किसान अपने फसल का सीधा सेल कर सकते हैं। ठीक है, ए वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस ई रकम पोर्टल फॉर सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव by state-run auctioneer MSTC and Central Warehousing Corporation. The e-Rakam is a first of its kind initiative that leverages technology to connect farmers of the smallest village to the biggest market of the world through internet and e-Rakam centers. ठीक है, इसके जगह जगह सेंटर्स खोले जाएंगे, इससे किसान
अपनी फसल को बेच सकें ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, ई रकम नाम नाम याद रखिएगा, ई रकम। अब अगली न्यूज जो है संजय बारू के बारे में है। संजय बारू क्या है, 2004 से 2008 के बीच ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व नहीं सॉरी पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ये आप संजय बारू हैं। और इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एफसीसीआई का। ये एफसीसीआई फूड कॉर्पोरेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, ये अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ एफसीसीआई ऑन 1 अगस्त 2017। ये ए दीदार सिंह का स्थान लेंगे जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल का जो है 5 साल के लिए अपना पद संभाला। एफसीसीआई का मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, संजय बारू ने ए दीदार सिंह का स्थान लिया और एफसीसीआई का चेयरमैन उन्हें बनाया, जनरल सेक्रेटरी उन्हें बनाया। संजय बारू को आप देख सकते हैं पिक्चर में। द नेक्स्ट न्यूज अबाउट उस्ताद हुसैन सईदुद्दीन। उस्ताद हुसैन सईदुद्दीन, ये देख सकते हैं फोटो में, ये ध्रुपद मास्ट्रो है। मास्ट्रो मतलब कलाकार। 31 जुलाई 2017 को इनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें शहीद भाई के नाम से भी जाना जाता था। उनके शुभचिंतकों के बीच में ये डागर फैमिली समझते थे। कभी दोस्तों कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि ये कलाकार किस राजघराने से संबंधित हैं। तो उस्ताद हुसैन सईदुद्दीन किस घराने से संबंधित है, डागर घराने से। ये अपने घराने के 19वीं पीढ़ी के सदस्य थे। ठीक है, ये उस्ताद हुसैन के बारे में हो गया। अब है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हम सब जानते हैं, नवाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद। तो उनका स्थान लिया है शाहिद खान अब्बासी। ठीक है, उनका स्थान किसने लिया है, शाहिद खान अब्बासी ने नवाज शरीफ को इन्होंने सक्सीड किया है। शाहिद वाइज द लॉयल सपोर्टर ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ, यानी कि एक बहुत ही लॉयल सपोर्टर थे नवाज शरीफ के। ठीक है, आप देख सकते हैं ये उनका फोटो शाहिद खान अब्बासी का। नवाज शरीफ रिजाइन फ्रॉम पाकिस्तान पीएम पोस्ट आफ्टर द कंट्री सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइड हिम इन पनामा पेपर्स की। जैसे मैंने आपको बता दिया, इट वाज द थर्ड टाइम दैट नवाज वाज अनेबल टू कंप्लीट हिज टर्म इन द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये भी मैं हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। अब अगला जो है, अगली न्यूज मूडीज के बारे में है। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर कितनी होगी? तो इसका आंसर है 7.5%। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत ज्यादा आया था। मूडीज के अनुसार एक बहुत ज्यादा फेमस अमेरिकन एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी मूडीज। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इट इज बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ऐसा इसलिए क्या है, क्योंकि ये देश में जीएसटी लागू हो गया है। मूडीज क्या है, ये रिसर्च एजेंसी है अमेरिका की। ठीक है, अब अगली न्यूज है, झूलन गोस्वामी एंड सुब्रता भट्टाचार्य फैसिलिटेटेड बाय मोहन भागवत। ये झूलन गोस्वामी की फोटो है लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे सुब्रता भट्टाचार्य की फोटो है, आप देख सकते हैं इधर। इन दोनों को मोहन बागन से सम्मानित किया गया है। मोहन बागन क्या है, एक फुटबॉल क्लब है कलकत्ता के अंदर। ये नेशनल क्लब कहा जाता है। ठीक है, इंडिया का नेशनल क्लब से भी जाना जाता है मोहन बागन। ये झूलन जो है क्रिकेटर हैं और सुब्रता जो है फुटबॉल टीम के कोच हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच। ठीक है दोस्तों, मोहन बागान का। दोस्तों अगली न्यूज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संबंधित है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट टू एनकरेज द यूज ऑफ बाईसाइकिल। दोस्तों साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए और ले जाने कितने उपयोग बताऊं मैं इसके, कम पड़ जाएंगे सब। बहुत ज्यादा उपयोगी है साइकिल चलाना, लेकिन हम इसे चलाना अपने शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है साइकिल चलाने को उत्साहित करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट ट्रैक थ्रू स्ट्रीट्स विद साइकिल ट्रैक।
साइकिल ट्रैक बनाएगी गवर्नमेंट पे, यानी कि इसका नाम दिया जाएगा स्ट्रीट रिसाइकल ट्रैक। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ बाईसाइकिल इज कंजेशन एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सड़कों पर जो जाम लगता है, एक आदमी एक गाड़ी पर चल रहा है ना, और पोल्यूशन कर रहा है, जगह घेर रहा है ना, कितने सारी कंडीशंस। लेकिन अगर साइकिल से चले उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा, कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा, और बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी, हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसका इनिशिएट किया है और एक ऐसा ट्रैक तैयार किया है जिसपे साइकिल चलेगी, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहाँ तक इम्प्लीमेंट करती है देखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन। दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन आप कह सकते हैं फोटो। लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, बहुत सारा धुआं उत्पादन करने के लिए, ये चीजों को जल्दी ठंडा करने के लिए ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। ये खबरों में क्यों आया, ये खबरों में इसलिए आया कि आदमी के पेट में छेद पाया गया लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में आ गया लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट had recently banned the use of liquid nitrogen after a man had ended up with a hole in his stomach after consuming a drink। उसने कैसी ड्रिंक पी ली नाइट्रोजन की, उसके पेट में एक छेद हो गया और उसने इसकी शिकायत की, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिक्विड नाइट्रोजन पर बैन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, द हरियाणा फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इश्यूड एन ऑर्डर टू अंडर सेक्शन 34 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, इसका यूज क्या है लिक्विड नाइट्रोजन का, कंप्यूटर से कूलेंट के लिए यूज किया जाता है। इन मेडिसिन में क्या यूज होता है इसका, अनवांटेड स्किन को रिमूव करने के लिए। इन रेस्टोरेंट एंड पब्स टू इंस्टेंटली फ्रीज फूड एंड ड्रिंक्स एंड क्रिएट ए क्लाउड ऑफ स्मोक। इन रेस्टोरेंट और पब्स में किसका यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है कि किसी चीज को बहुत जल्दी तेजी से ठंडा करने के लिए और क्लाउड और स्मोक पैदा करने के लिए, चीजों को टेस्टी करने के लिए, स्मोक पैदा करने के लिए, सजावट दिखाने के लिए इस तरह के लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके फिजिकल डैमेज होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, शरीर को नुकसानदायक ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो अगली न्यूज़ क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में दोस्तों। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दोबारा मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्या क्या बोलते हैं उसे औहदा दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, पाकिस्तान yet to transition fully to most favored nation status for India। मोस्ट फेवर्ड नेशन से ट्रेडिंग फैसिलिटीज या ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, इतने सारे विवाद चलने के बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है बेनिफिट्स की। चीप रॉ मटेरियल कैन बी इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स एट रिलेटिवली लो प्राइसेस देन दे आर पेइंग टू यूरोपियन एक्सपोर्टर्स। यानी कि इसका फायदा ये है कि पाकिस्तान यदि किसी चीज को बाहर से इंपोर्ट करता है तो उसे सस्ते दामों से इंपोर्ट भारत से कर सकता है, और उसकी खर्चा कम होगा, उसको फायदा होगा। ठीक है, इस तरह के समझौते से पाकिस्तान कैन इंपोर्ट टेक्सटाइल मशीनरी एंड रिलेटिवली लो प्राइस विच विल फर्दर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फिनिश टेक्सटाइल गुड्स। यानी कि सस्ती टेक्सटाइल्स वो यहाँ से खरीद सकता है, सस्ते प्रोडक्ट वो यहाँ से खरीद सकता है इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, देयर वुड बी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाने के लिए, ताकि वो जाकर अपना वहाँ उद्योग स्थापित करें। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है दोस्तों हमराज के बारे में। एक सरकार ने एक ऐप ऐसी ऐप बनाई है हमराज मिलिट्री मैंस के लिए, ताकि वो अपनी स्थिति जान सकें, अपनी सैलरी निकाल सकें या अपनी डिटेल्स को एक अपने मोबाइल में सारी डिटेल्स जान सकें। वो एक हमराज ऐसी ऐप बनाई है, तो इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। इंडियन आर्मी डेवलप मोबाइल ऐप हमराज फॉर सोल्जर्स टू ट्रैक प्रमोशंस एंड पोस्टिंग्स। अपने अपने प्रमोशंस और पोस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए वो ट्रैक कर सकते हैं। Army officials said that through the app Hamraj, soldiers can also view their monthly salary slip and the Form 16 and also download them। यानी कि उन्हें डाउनलोड भी कर सकता है
अपनी सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं वो, और फॉर्म 16 भी देख सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजन द इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप इज लिंक्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ आधार डिटेल्स, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से पर्सनल्स को, हमारे मिलिट्री जवानों को उनकी आधार से लिंक कर दिया गया है। उस ऐप को अपनी आधार की इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो आधार का डेटाबेस हमारे मिलिट्री के सर्वर से अटैच होगा, और वो उस वेरीफाइड नंबर से अटैच होगा जो आधार नंबर पे होगा, और वहाँ पर एक ओटीपी आएगा। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वो ओटीपी डालेंगे ऐप के अंदर, तो आप ये हमराज ऐप उस डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम सारी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उसके इंडिविजुअल पर्सनल के आधार से लिंक है। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है हरमनप्रीत कौर के बारे में। हरमनप्रीत कौर का बचपन में सपना था ये कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, अफसर बनना है। उनका यह सपना खेल खेलने के बाद भी पूरा हो गया दोस्तों। तो पहले एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज ये कहानी भी इन लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने झूठी कर दी। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। ठीक है, लेकिन लगन और इच्छा इंसान के अंदर पूरी तरह से होनी चाहिए। हरमनप्रीत कौर के बारे में बता दूं, एक क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, फुलफिल हर चाइल्डहुड ड्रीम टू बी अपॉइंटेड डीएसपी बाय पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। शी नो 170 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल फाइनल्स इनटू आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017। आईसीसी वर्ल्ड कप 2017 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रनों की पारी की। इस बात से खुश होकर पंजाब गवर्नमेंट ने इनको डीएसपी बनाया है, जिनका बचपन का सपना था पुलिस में भर्ती होने का। अगली न्यूज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा इसमें, लेकिन आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। वर्ल्ड बैंक अलाउड इंडिया टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हमारे विश्व बैंक ने 2 अगस्त 2017 को सिंधु जल संधि के तहत भारत को झेलम और चिनाब नदी की सहायक नदियों पर किशनगंगा और रतल जल विद्युत परियोजना पर काम करने की अनुमति दे दी। लेकिन भारत में माना जा रहा है कि इस मामले में भारत को किसी तीसरे पक्ष की इजाजत की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि भारत की 2 परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत ने इसका ऐतराज किया था। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से अनुमति मिल गई तो भारत की ये देख सकते हैं आप, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाएगा यहाँ पर। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इस तरह से होती है, इस तरह से डैम बनाया जाता है, पानी इसके पिछला हिस्से में पानी इकट्ठा होगा, और यहाँ पर टरबाइन होंगे, और पानी छोड़ा जाएगा तो टरबाइन घूमेंगे और विद्युत उत्पन्न होगी। उस टरबाइन से डायनामो द्वारा विद्युत उत्पन्न होगी। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की प्रक्रिया होती है, इससे कि जम्मू कश्मीर को बिजली उत्पादन में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और वो अपने राज्य की बिजली खपत पूरी कर सकेगी और अदर राज्य को भी बिजली बेच सकेगी। ठीक है, तो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है 330 मेगावाट का, और रटेल जो प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का दोस्तों। ठीक है, किशन गंगा एंड राडेल ऑन झेलम एंड चेनाब, झेलम और चेनाब नदी पे बन रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट। इट इज डन आफ्टर डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन टेक्निकल इश्यू ओवर द इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। Earlier, Pakistan was opposing the construction of Kishan Ganga 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। राटेल 850 मेगावाट इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ड बाय इंडिया। झेलम और चेनाब पे बनाया जा रहा है, यानी कि किशन गंगा झेलम पे और राटेल चेनाब पे बनाया जा रहा है। ओके, अगली न्यूज क्या है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट्स टू बी डिक्लेयर्ड पॉलिथीन फ्री जोन्स, यानी कि हमारे जितने पर भी देश के स्मारक हैं या राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनके 300 मीटर के आसपास के दायरे में पॉलीथीन का यूज करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि अब अपराध है, बैंड है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि पॉलीथीन को नष्ट होने में करीब 200 साल लग जाते हैं, और ये आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। इसके इसलिए इसका प्रोहिबिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एएसआई ने क्या, एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई डायरेक्टेड दैट इट वुड बी प्रोहिबिटेड टू यूज द पॉलीथीन इन दैट 300 मीटर रेडियस ऑफ प्रोटेक्टेड जोन। जो हमारा प्रोटेक्टेड जोन है
से 300 मीटर के दायरे में पॉलिथीन का उपयोग वर्जित है। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है हुसैन रूहानी के बारे में। हुसैन रूहानी जो है ईरान के दोबारा से प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए हैं। ये हुसैन रूहानी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं पिक्चर। ठीक है, दोबारा से ये ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगली न्यूज का क्वेश्चन क्या है, द आदि Paruki festival that pays tribute to water bodies is celebrated annually on the 18th of Adi. Adi का मीन होता है mid July to mid August monthly in this Indian state। इस तरह के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कि आदि परुकी फेस्टिवल, ठीक है, ये वाटर के ट्रिब्यूट करने के लिए, वाटर बॉडीज को ट्रिब्यूट करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसमें ट्रेडिशनल एक तरह से कल्चर पूजा है, ये कल्चर फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। भगवान से पूजा की जाती है कि आप लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पानी दिया और इस पानी के स्रोत को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और हमारे जीवन यापन को सुचारू रूप से चालू रखना। इस तरह की पूजा की जाती है। ठीक है, और आदि का मीन्स क्या है इसमें, मिड जुलाई, यानी कि जुलाई के मध्य से मिड अगस्त, अगस्त के मध्य तक का समय जो होता है, उस समय के दौरान इसकी पूजा की जाती है। तो ये पूजा कहाँ की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, सॉरी, द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक इज द वीनस। वीनस, वीनस क्या है दोस्तों, वीनस जो इजराइल ने लॉन्च की है सैटेलाइट। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट है वीनस। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ दूं फिर बताऊंगा। इजराइल लॉन्चेस फर्स्ट एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट वेनस, इसका नाम वेनस है। द वेनस सैटेलाइट वेजिटेशन एंड, इसका फुल फॉर्म एनवायरमेंट मॉनिटरिंग न्यू माइक्रो सैटेलाइट। द गोल इज टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन photographs of specific sites to track environmental issues such as desertification, erosion, pollution, natural disaster and other phenomena linked to climate change। ये वीनस का एक चित्र है, इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। और ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बारिश पड़ रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो उसकी सूचना ये वहां पर उस क्षेत्र पर बिना जाए ही ऑनलाइन हमें प्रोवाइड कराएगी, यानी कि इजराइल को प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए या इस तरह की सुविधाओं को देने के लिए इजराइल को बिना समय गवाए वहां पर सुरक्षित सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। ठीक है, इस तरह की ये वीनस सैटेलाइट है। ठीक है दोस्तों, जो उसके नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा फायदा देगी, ताकि सरकार जल्द से जल्दी उन्हें सुविधाएं मुहैया करा सके। ठीक है दोस्तों, ये थी इस सप्ताह की न्यूज, जो कि इससे बाहर तो मुझे लगता कोई ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज होगी। तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है दोस्तों, आई थैंक यू फॉर फॉलो मी एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस मैटर वीडियो प्लीज गो टू यूट्यूब चैनल, टाइप ओनली पढ़े चलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो एंड पीडीएफ एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन दोस्तों। प्लीज टेक केयर ऑफ यू, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और पढ़े चलो को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।